अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमडी कैट के हवाले से। और हाइड्रोकार्बन्स के यूनिट में ये एक लास्ट टॉपिक है जो हमने डिटेल से डिस्कस करना है। जी हाँ स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, मींस बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बेंजीन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं बेंजीन की, मींस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, बेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 5.5 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस है, मींस बिलो देन वाटर है। और सोलिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये एज ए सॉल्वेंट, अब आपको पता है सोलिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। आपको पता है कि बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो डेफिनेटली इसमें पोलर सब्सटेंसेस सॉल्युबल नहीं होंगे और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे या जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे वो इसमें सॉल्युबल होंगे। मींस हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो बेंजीन में सॉल्युबल नहीं है। रीजन क्या है कि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है और बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होंगे, मींस हम कह सकते हैं कि बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अंपिरिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो इसका अंपिरिकल फॉर्मूला CH है और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6। और अंपिरिकल फॉर्मूले को हम एलिमेंटल एनालिसिस से फाइंड करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी हुआ है एलिमेंटल एनालिसिस को। और मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए बेंजीन के लिए हम मेथड यूज करते हैं वेपर डेंसिटी मेथड। और स्टूडेंट यहाँ पे आपको इनका अंपिरिकल फॉर्मूला मैथ्स भी पता होना चाहिए। इसका अंपिरिकल फॉर्मूला मैथ्स सिंपल 13 बनेगा, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका सम 13 बनेगा। और हमारे पास जो बेंजीन का मोलिकुलर मास है वो C6H6 है, तो इसका जो मोलिकुलर मास बनेगा वो 78 बनेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर हम मोलिकुलर मास की बात करेंगे तो हम 78 AMU का वर्ड यूज करेंगे। मींस हम एक मोलिक्यूल या एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए AMU का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ बेंजीन की तो 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा उसका मास। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड है जिसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है बेंजीन की। और याद रखिएगा बड़ा ही हाईली इनफ्लेमेबल कंपाउंड है बेंजीन, मींस ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और ये ल्यूमिनस फ्लेम के साथ बर्न करता है। ल्यूमिनस फ्लेम होता है, इसको हम स्मोकी या सूटी फ्लेम भी कहते हैं। स्मोकी या सूटी फ्लेम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो ज्यादा होती है। दो बातें होती हैं, एक कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो होती है और एक हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो होती है। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने कार्बन हाइड्रोजन के साथ मौजूद है। मींस बेंजीन में देखें तो 6 हाइड्रोजन के साथ 6 कार्बन है, ठीक है। और एक होती है हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो, मींस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। पहले था कि हाइड्रोजन के साथ कितने कार्बन मौजूद हैं, अब हाइड्रोजन के साथ कितने कार्बन मौजूद हैं। तो इसकी चूंकि कार्बन रेशियो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, बात अगर हम करते हैं, इसलिए इसका जो फ्लेम होगा वो स्मोकी या सूटी फ्लेम, मीन ब्लैकिश फ्लेम होगा उसका बेंजीन का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं बेंजीन की, तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने 1825 में बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। और सेकंड नेक्स्ट इसको जो ना वो एक्सट्रैक्ट किया था कोल टार से 1845 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हॉफमैन। तो ये कुछ आप कह लें कि स्टार्टिंग थी बेंजीन की, जो कि आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। नो डाउट ये जो बातें मैंने बोली हैं, बहुत रेयर चांस है कि इस तरह की चीजें आपको एमसीक्यूज में आए। मींस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सॉलिबिलिटी की बात कर लें, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, या इसके इन्फ्लेमेबल होने की बात कर लेते हैं या इसके डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। हाँ, ये बातें शायद पूछी जाएं कि बेंजीन को जो ना वो किस तरह से डिस्कवर किया गया था या किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया था। मेथड्स के नेम आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए बेंजीन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखें जी, हम एक बात बोलते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हम वर्ड यूज करते हैं जी, बेंजीन का स्ट्रक्चर है रेगुलर
साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब ये बात हमें कैसे पता लगती है, बेंजीन के बारे में हमें बात पता लगती है जी एक्सरे एनालिसिस से। अब हम बेंजीन के एक्सरे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम बेंजीन का यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 का मतलब है कि बेंजीन में 6 कार्बन है। तो ये जो पॉइंट हमने यहां पे बनाए हैं ये सारे वो पॉइंट हैं जहां पे एक एक कार्बन मौजूद है, और इस कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद है यहां पे। ये जी इस पोजीशन पे, ये जो हमारे पास पोजीशंस हैं 6 पोजीशन, यहां पे 6 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। ये देखें जी इस तरह से। और बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन एटम है, तो यहां पे 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं जो कि अल्टरनेट करेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विथ 3 सिंगल बॉन्ड्स। ये बात याद रखिएगा, बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं जो अल्टरनेट कर रहे हैं 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ। अच्छा, इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, वो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्सेस स्टडीज जो ना आपको बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 1.397 एंगस्ट्रॉम जो ना ये बेंजीन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है, और इसको अगर आप पिकोमीटर में लिखेंगे तो 139 पिकोमीटर कहलाएगी। और अगर हम बात करते हैं कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो ये 1.09 एंगस्ट्रम या 109 पिकोमीटर जो ना बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन टू हाइड्रोजन। और इसमें स्टूडेंट जो बॉन्ड एंगल है, चूंकि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो यहां पे बॉन्ड एंगल मिलेगा 120 डिग्री का। और इसमें हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है स्टूडेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईच कार्बन एटम in benzene is sp2 hybridized। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हम बेंजीन का भी डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे। तो देखें एक्सरे स्टडीज ने जो इंफॉर्मेशन हमें दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन कुछ ये है कि अगर हम बात करते हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की बात करते हैं अल्केन्स में, तो 1.54 एंगस्ट्रम जो है ना ये बॉन्ड लेंथ है अल्केन्स की। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1.34 एंगस्ट्रम जो है वो बॉन्ड लेंथ है अल्कीन्स की। यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूं अल्काइंस की बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रम या 120 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होगी ट्रिपल बॉन्ड में। अब यहां मैंने कुछ स्पेस छोड़ी है, तो यहां पे स्टूडेंट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात होगी बेंजीन की, और ये बॉन्ड लेंथ है 1.397 एंगस्ट्रॉम। मींस मतलब ये है कि अगर हम इसको क्लासिफाई कर दें जी, ये हमारे पास अल्केन है, ये वाली बॉन्ड लेंथ की हमने बात की है बेंजीन की, ये बात हमने की है अल्कीन, और ये हमने डिस्कस किया है जी अल्काइन की बॉन्ड लेंथ को। क्योंकि एक्सरे स्टडीज में जब हमने बेंजीन की कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात की है तो इसके साथ ही हम कंपैरिजन करते चले जाएं कि अल्केन अल्कीन और अल्काइन के साथ क्या रिलेशनशिप। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ही मौजूद हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन की, तो आप देखें बेंजीन की जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो अल्केन और अल्कीन के इन बिटवीन है। मींस कि ये ना तो अल्केन से बिलोंग कर रहा है ना ही अल्कीन से बिलोंग कर रहा है, ये कुछ इन बिटवीन चीज है, ठीक है जी। अब यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि देखें हम बात कर रहे हैं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.397 एंगस्ट्रॉम। मींस हमने सारी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ को एक ही जैसा गिना। स्टूडेंट अगर तो हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें ना, मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है,
अब होता यह है कि बेंजीन में होती है एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, हम उसको भी अभी डिस्कस करते रेजोनेंस मेथड में, लेकिन चूंकि साथ में आपको यहां बताता चला जाऊं कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो पाई बॉन्ड्स मौजूद है ना वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं थ्रू रेजोनेंस। हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में भी डिस्कस करते हैं उसको। तो डबल बॉन्ड्स की जो पोजीशन है ना वो कुछ ऐसी हो जाएगी, मींस ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करके इस जगह पे आ जाए और अल्टीमेटली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बेंजीन का हमारे सामने आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड असल में इस पूरे बेंजीन के स्ट्रक्चर में रेजोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको तमाम टू कार्बन बॉन्ड लेंथ को एक जैसा कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करते हैं कि बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब रेजोनेंस असल में क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम रेजोनेंस में बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं, मींस उसके वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस में, चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होती है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस के फिनोमेने में। अब इसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेंजीन की। हम अगर इन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का, ये एक और स्ट्रक्चर हो गया, इसमें डबल बॉन्ड्स की पोजीशन कुछ ऐसे है। ये जो दो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं ये हैं जी कैकुले स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डबल हेड एरो लगा के, मीन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनके दरमियान डबल हेड एरो लगाते हैं। अब यहां पे कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हैं, वो कुछ ऐसे हैं। अब ये देखें जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन। एक और स्ट्रक्चर हम यहां पे बेंजीन का ड्रॉ करते हैं, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ ऐसे है, और एक और हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ किया है और उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ ऐसे है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं डिवार स्ट्रक्चर, डिवार स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको हम, डिवार स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो कैकुले स्ट्रक्चर की है। मीन बेंजीन का एक रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है डिवार स्ट्रक्चर है, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो ये जो 5 स्ट्रक्चर्स बने हैं इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इनको हम वर्ड यूज करते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं इनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन भी इनको हम कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बेंजीन भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं, और इनके दरमियान भी हम यहां पे डबल हेड एरो लगाते हैं इन स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने का। ये है बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं कैकुले स्ट्रक्चर की, एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो यहां पे कुछ ऑब्जेक्शंस थी कैकुले स्ट्रक्चर के हवाले से। मींस जो कैकुले का स्ट्रक्चर था इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स, मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ऑब्जेक्शन ये थी कि अगर बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड मौजूद है तो बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसको अनसैचुरेशन शो करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। बेंजीन ज्यादातर सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता था, मींस बेंजीन प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर द एडिशन रिएक्शन। अब देखें जी कैकुले ने अपनी इस स्ट्रक्चर की जो एक थ्योरी थी इसको सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ जो है ना वो एविडेंस प्रोवाइड किए। मींस अकॉर्डिंग टू कैकुले स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात, बेंजीन गिव only one
मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मींस बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, मींस इसमें सारी पोजीशन इक्वल है। तो इसमें जो सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन होगी वो कुछ ऐसे होगी। फॉर एग्जांपल हम इसमें अगर एक स्पीशी, एक इलेक्ट्रोफाइल जो ना सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं लाइक एक्स, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनने जा रही है कुछ इस तरह। मैं इसको इस तरह शो कर देता हूं और यहां पे एक्स लगा दी है, मींस इसमें 6 की 6 पोजीशन एक जैसी है। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात और वो ये थी कि बेंजीन गिव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, मींस बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूशन हुई है, एक ही जगह पे हो सकती है, मींस वो सारी पोजीशन एक जैसी है। डाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अगर हम एक दूसरा ग्रुप ऐड करने जा रहे हैं बेंजीन में, ये पहला ग्रुप ऐड हो गया, अब हम एक दूसरा ग्रुप ऐड करने जा रहे हैं बेंजीन में, तो उसके लिए 3 मुख्तलिफ जगह मौजूद हैं। वो 3 मुख्तलिफ जगह कौन कौन सी हैं? अब फर्ज करें जी, ये हमारे पास पहला ग्रुप लगा हुआ था इस पोजीशन पे, तो दूसरे ग्रुप की एक जगह ये बनती है। ठीक है, मैं यहां पे पोजीशन मेंशन कर देता हूं। जहां पे पहला ग्रुप अटैच होगा उसके साथ वाली जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन है, उसके बिल्कुल नीचे ये मेटा पोजीशन होगी और ये है पैरा पोजीशन। ये भी पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाएगी और ये पोजीशन भी ऑर्थो। मींस या तो हमारे पास ऑर्थो पे सेकंड ग्रुप आ सकता है या मेटा पे या पैरा पोजीशन भी होगा। मींस डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो ना बेंजीन में 3 बनेंगी। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स एविडेंस है इस बात के कि बेंजीन का एक रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अच्छा जी, दूसरी बात करते हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है जो कि अल्टरनेट कर रहे हैं 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ। मींस हमने प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को कंफर्म करना है कि इसमें 3 ही डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में देखें, बेंजीन में हाइड्रोजनेशन की गई, मींस इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड किए गए। हम बात करते हैं यहां पे हाइड्रोजनेशन की, हाइड्रोजनेशन। तो देखिए बेंजीन में जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे, ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट देखें इसमें 3 ही हाइड्रोजन ऐड होंगे। ये हमारे पास बेंजीन है C6H6। जब इसमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो यही मॉलिक्यूल हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। जी हां, साइक्लोहेक्सेन, और इसका फॉर्मूला होगा C6H12 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सेन। तो आप देख लें साइक्लोहेक्सेन और अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला सेम है। और बेंजीन जो है ना, बेंजीन का जनरल फॉर्मूला खैर वो ना तो अल्केन से बिलोंग करता है, ना अल्कीन से, और ना ही अल्काइन से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर आप बेंजीन में हेलोजन ऐड करते हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन ऐड की है, तो हेलोजन के भी 3 ही मॉलिक्यूल ऐड होंगे, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के अगेंस्ट एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, तो 3 डबल बॉन्ड के अगेंस्ट 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए। तो इन पॉइंट्स के जरिए जो ना वो सपोर्ट किया गया था बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि कैकुले ने प्रपोज किया गया था, रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन विच 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन की हम बात करते हैं। मींस हमने यहां पे बेंजीन के हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। तो आप देखें बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। प्लेनर मॉलिक्यूल आप यहां पे देखें बेंजीन को, कि इसमें जो कार्बन मौजूद है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये बात इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज, मींस एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और उनके मिलने से 3 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ये भी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का, ये भी कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हर कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, आपने इनकी अप्रोच चेक करनी है कि किस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं। एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो हाइड्रोजन एटम के
1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर देखें जी, एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलेगा, मींस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा। और सिमिलरली साथ ही जो दूसरी कार्बन है उसमें भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना है। मींस अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं टोटल, अगर आप काउंट करते हैं यहां पे सिग्मा बॉन्ड्स को, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स जो बन रहे हैं। तो कार्बन टू कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन टू कार्बन, ये सिग्मा फ्रेमवर्क की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखूंगा वो सिग्मा बॉन्ड्स के हवाले से लिख रहा हूं। तो कार्बन टू कार्बन हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट बने हैं वो टोटल तादाद में हमारे पास है 6 सिग्मा बॉन्ड्स। वो किस तरह बने हैं? sp2 ओवरलैप से बने हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और फिर हम बात करते हैं कार्बन टू हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं और जो 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो sp2s ओवरलैप से बने। ये बातें आपने याद रखनी है, यहाँ पे एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछी जाएंगी। तो इन अ टोटल सिग्मा फ्रेम में आप देखें तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। और इस पूरे फ्रेमवर्क में अगर आप देखें तो ये देखें जी, ये हमारे पास है sp2s ओवरलैप है, ये sp2 ओवरलैप है, ये sp2 अगेन s ओवरलैप है, sp2 और sp2 ओवरलैप है। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा, यहां पे भी देखें sp2 ओवरलैप, sp2 एंड sp2 ओवरलैप। तो देखें ये अगर हम यहां पे काउंटिंग स्टार्ट कर दें, लाइक हम इसको पहला बॉन्ड कंसीडर करते हैं तो ये देखें दूसरा, ये तीसरा, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स वन। तो ये जो 6 बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन टू कार्बन, ये sp2 ओवरलैप से बने हैं। और बाकी देखें जो हाइड्रोजन के साथ बने हुए बॉन्ड हैं वो sp2s ओवरलैप से बने हैं। मींस इन टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा अब देखें जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको पता है कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कहता है जी मैंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो स्टूडेंट यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसका हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ये बात याद रखिएगा। और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसका हमेशा से पाई बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड में देखें आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है हेड ऑन अप्रोच के जरिए, मींस ऑर्बिटल एक दूसरे के आमने सामने आके हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस में रहते हैं, बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, मींस उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे मूव नहीं करेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को 2 न्यूक्लियस टाइटली हेल्ड किए हुए। तो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो कार्बन का था उसने कहा जी मैंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। लेकिन जब उसने देखा कि सारे ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहे हैं तो उसकी भी फिर जो ना वो दिल में ख्वाहिश जागी कि वो भी स्टेबल होना चाहता है। तो देखें उसने क्या किया, उसने कार्बन एटम से बोला कि जी मैंने भी बॉन्ड बनाना है। अब देखिए ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक फ्रेमवर्क बनाया है, ये ऑर्बिटल यही मौजूद है। लेकिन चूंकि ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर हम यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकते, असल में ये जो 2pz ऑर्बिटल है यहां पे प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर ऐसे मौजूद है। अब ये देखें ये सारे के सारे जो 6 कार्बन के 6 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है ये मौजूद हैं। तो अब देखें जी इनकी हेड ऑन अप्रोच यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो नहीं हो सकती, सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता। तो कार्बन ने बोला जी अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बना सकते हैं पाई बॉन्ड बी। मींस किस तरह से, देखें जी ये वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से बनेगा एक पाई बॉन्ड। देखें जी यहां पे सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, ठीक है जी। फिर ये वाले 2 ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से यहां पे बनेगा हमारे पास एक पाई बॉन्ड। और अगेन देखिए जी यहां पे सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, मींस सिग्मा बॉन्ड के अब ऊपर
पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है, और ये वाले जो दो ऑर्बिटल हैं ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके दरमियान भी पाई बॉन्ड बनेगा, और ये सिग्मा बॉन्ड एज इट इज मौजूद है। अब देखें यहां पे तीन सिग्मा बॉन्ड और तीन पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं जो कि अल्टरनेट कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। मींस यहां पे पाई बॉन्ड है तो ये हमारे पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, फिर से पाई बॉन्ड आता है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर से पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, मींस 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विथ 3 सिंगल बॉन्ड्स। तो ये एक पैरेलल ओवरलैपिंग से ओवरलैप जो ना वो बॉन्ड बनाएंगे पाई बॉन्ड। अब यहां पे होगा कुछ इस तरह से कि ये एक ना रिंग बनेगा इस तरह से। ये देखें जी, एक रिंग मैंने इस तरह से बना दी है और एक रिंग हम ये बना देते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कुछ हुआ इस तरह से है कि अगर हम कहते हैं जी ये हमारे पास बेंजीन का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, तो पाई बॉन्ड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना वो कुछ इस तरह से यहां पे आपको शो होगा ऐसे। मींस एक पूरा रिंग बन जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का अबव द प्लेन, और एक रिंग बन जाएगा पाई बॉन्ड्स का बिलो द प्लेन बन जाएगा। मींस एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक शीट बन जाएगी, और ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की इलेक्ट्रॉनिक शीट बनेगी। और यही पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइजेशन है, जिसको हम बोलते हैं, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड हम यहां पे यूज करते हैं, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन हुई है, और इसी एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन से की वजह से बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो गया। देखिए हम नॉर्मली कहते हैं पाई बॉन्ड का मौजूद होना किसी भी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन क्रिएट करता है, और वो मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बना देता है, मींस उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। लेकिन यहां पे कुछ सिनेरियो चेंज है, चूंकि बेंजीन वैसे भी एक यूनिक मॉलिक्यूल है, और केमिस्ट्री में, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसकी जो खासियत है, इसकी जो स्पेशलिटी है, वो बड़ी ही यूनिक है बेंजीन की। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप देखें उसका स्ट्रक्चर भी उतना ही ज्यादा यूनिक है। मींस वो बाकी कंपाउंड्स की तरह नहीं है, लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस की तरह नहीं है, बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अल्कीन्स भी रिएक्टिव हैं, अल्काइंस भी रिएक्टिव, लेकिन बेंजीन में क्या है जी, यही पाई इलेक्ट्रॉन जो अल्कीन्स को रिएक्टिव बना रहे थे, वहां पे डीलोकलाइज थे, वही पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी मौजूद हैं, डीलोकलाइज हैं। लेकिन एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ने क्या किया है कि इस बेंजीन रिंग को स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसी पाई बॉन्ड ने बेंजीन रिंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल बनाया। और होता क्या है कि जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है, और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को जब कंटिन्यूस चेंज करते हैं तो ऐसा एक रिंग बनता है पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन का, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मींस आसान कंडीशंस पे बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस नहीं हो सकते। यही वो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है जिसकी वजह से बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल भी है और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। तो यहां पे देखें, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंजीन में हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, और यहां पे हम कह सकते हैं कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अगर 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो स्टूडेंट इसमें याद रखिएगा यहां पे 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मींस 12 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं बेंजीन में, तो उसमें 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए बेंजीन के बारे में। तो स्टूडेंट ये बेंजीन का था मॉडर्न स्ट्रक्चर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन डायग्राम, हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को डिस्कस किया। इसके बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को हम एक्सरे स्टडीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेंजीन के मॉडर्न स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और इस एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन को हम आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं बेंजीन की स्टेबिलिटी। बेंजीन की स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पे अगर हमने बात की है कि बेंजीन इसी एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम इसको प्रूव भी करेंगे। हमने एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ की है बेंजीन की, और इसमें हमने क्या किया, बेंजीन को हमने कंपेयर किया है एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड के साथ। अच्छा जी, ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है कुछ इस तरह से।
ठीक है जी। अब देखने में तो बिल्कुल बेंजीन लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये बेंजीन हम इसे क्यों नहीं कह सकते। ये नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस कंपाउंड का जो नाम है हमारे पास वो है 1 3 5। ये पोजीशन है डबल बॉन्ड की 1 3 5। साइक्लिक कंपाउंड है। हेक्सा मतलब 6 कार्बन, और एंड में आ जाएगा ट्राईइन, 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। अच्छा, इसको मैं हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कंपाउंड बेंजीन नहीं हो सकते। रीजन ये है कि बेंजीन में तो बड़ी एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन है, मींस ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को हर लम्हे बदल रहे हैं। मींस ये डबल बॉन्ड किसी कभी भी 1 3 5 पे तो रुक ही नहीं सकते। इसलिए हम जब भी बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक हेक्सागोनल रिंग बनाया और उसमें इस तरह से एक सर्कल लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि पाई बॉन्ड सर्कुलर फॉर्म में मूव करें, मींस एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन वहां पे मौजूद है। तो हमने इसलिए इस कंपाउंड को एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड कहा है, क्योंकि ऐसा कंपाउंड रियलिटी में नहीं हो सकता, मतलब बेंजीन तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब हमने इसको 1 बाय 1 स्टार्ट किया। हमने एक साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल लिया, मींस एक साइक्लिक कंपाउंड 6 कार्बन और उसमें एक डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया तो उसकी एनर्जी 119.5 किलो जॉल पर मोल थी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा एच ऑफ एच। अब हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं हेक्साडाइइन, साइक्लोहेक्साडाइइन, जिसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं और उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास ये जो डेल्टा एच ऑफ एच आएगी वो -239 किलो जॉल पर मोल, मींस ये हमने कैलकुलेट कर ली, इसी को डबल कर लिया। अच्छा, यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये डबल बॉन्ड हमारे पास ना कॉन्जुगेटेड है, मींस साथ साथ आ रहे हैं अल्टरनेट पोजीशंस पे। अगर इनमें गैप आ जाएगा ज्यादा, मींस अगर हम इस डबल बॉन्ड को कुछ इस पोजीशन पे अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे भी डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब हमने जो ना वही अब आगे हैं जी हाइपोथेटिकल कंपाउंड पे 1 3 5 साइक्लोहेक्साट्राइन में जब हमने 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड किए तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होनी चाहिए थी। हमने यहां पे बात की जी, हमने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो कि कैलकुलेटेड थी वो हमारे पास है जी -358.5 और किलो जॉल पर मोल, ये एनर्जी हमने कंसीडर की। और ये याद रखिएगा, मैं ये जिस एनर्जी की बात कर रहा हूं ये एनर्जी स्टूडेंट कैलकुलेटेड है, मींस अगर एक बॉन्ड की एनर्जी -119.5 किलो जॉल पर मोल है तो 3 बॉन्ड की क्या होगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई इस हाइपोथेटिकल कंपाउंड की। अब हम बात करते हैं रिलेटिव में बेंजीन के। हमारे पास बेंजीन मौजूद है, उसमें 3 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के ऐड किए, तो जो एनर्जी रिलीज हुई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मींस अब यहां पे हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो हमारे पास आई -208 किलो जॉल पर मोल। अब स्टूडेंट ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमारे पास बेंजीन की। मींस एक्सपेरिमेंट के बाद जब हमने इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड की तो वो -208 किलो जॉल पर मोल आई। तो यहां पे देखें जी हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया एनर्जी का, डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमारे पास कितना आ गया, वो है जी हमारे पास +150 किलो जॉल पर मोल। मींस ये वो एनर्जी थी जो बेंजीन मॉलिक्यूल ने रिलीज नहीं की या बेंजीन मॉलिक्यूल ने रिटेन की, किस मकसद के लिए, इसी एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन के लिए। तो बेंजीन क्यों इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है स्टूडेंट, याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। और यहां पे बल्कि एक वर्ड हम ऐड करते हैं जी एक्सटेंसिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा, मींस ये इतनी एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन है कि एक सेकंड में जो ना मिलियंस ऑफ टाइम पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। ड्यू टू एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स
इस वजह से बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल्स है और इसकी जो एनर्जी है जिसको हमने रेजोनेंस एनर्जी का नाम दिया है, मींस ये जो 150.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, ये है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी। और ये रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास कितनी है जी, 150.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है। इसी वजह से बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है, मींस रिएक्शन के अंदर बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना, डिकम्पोज करना ये मुश्किल काम है। मींस बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पसंद करेगा और एडिशन रिएक्शन में हेजिटेशन फील करेगा। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है जी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं। बेंजीन के 3 तरह के हमने रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करने हैं। बेंजीन और टॉलीन के रिएक्शंस को हमने डिस्कस करना है। एक ही जैसी बात है, चंद एक बातें मुख्तलिफ होंगी तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इसमें सबसे पहली कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। दूसरी कैटेगरी इसमें आ जाएगी एडिशन रिएक्शन की और तीसरी कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ना हम इसका जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मींस इसमें जो टाइप ऑफ रिएक्शन मौजूद होगा, सब्स्टिट्यूशन 2 तरह की होती है, न्यूक्लियोफिलिक भी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक भी होती है, फ्री रेडिकल भी होती है। हम यहां पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो स्टूडेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब हम बात करते हैं जनरल मैकेनिज्म की। तो जनरल मैकेनिज्म में देखें, हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल मौजूद है। अगर आपको जनरल मैकेनिज्म समझ आ गए तो बाकी रिएक्शन इस जैसे ही हैं। असल में आपको रिएक्शन की जरूरत नहीं, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं आपको क्या क्या तैयार करनी है आपने इसमें। ये बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं जी, 3 अल्टरनेटिंग पोजीशंस हैं इनकी सिंगल बॉन्ड्स के साथ। और यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को भी हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं यहां पे। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे और इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे और सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि हमारे पास यहां पे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। ये 2 डबल बॉन्ड एज इट इज हैं, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और देखें जी ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम तो पहले से मौजूद है, हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैच हो चुका है। अब देखें इसका नाम हमारे पास बेंजीन है। ये बन गया हमारे पास अरेनियम आयन बन गया, अरेनियम आयन बन चुका है। अब ये जो अरेनियम आयन होगा ये फाइनली कन्वर्ट होगा एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, मींस ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बेंजीन है, रेजोनेंस एनर्जी की वजह से बेंजीन अपने स्ट्रक्चर को रीगेन करेगा और ये रहा जी इसका इलेक्ट्रोफाइल जिसने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। हुआ यहां पे क्या हुआ, ये कि यहां पे एक लीविस बेस मौजूद होगी जो एज ए कैटलिस्ट सर्व करेगी, लीविस बेस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को शिफ्ट होंगे यहां पे और इस लीविस बेस ने असल में इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल के ले जाना है, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं जी यहां पे H पॉजिटिव निकल गया है, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। ये एक आसान सा मैकेनिज्म है, जनरल मैकेनिज्म बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। अब यहां पे देखें जो इंपॉर्टेंट बातें आपके याद करने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये है यहां पे स्टूडेंट्स कि बेंजीन में कितनी तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन, अब हैलोजिनेशन में हमारे पास
इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल स्टूडेंट हमारे पास होगा हैलोजन एटम, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। और जो रिएजेंट हम यहां पे जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो Fe(X3) आयरन हैलाइड को हम एज ए कैटलिस्ट यहां पे यूज करेंगे, जो कि बाद में लीविस बेस के तौर पे भी बिहेव करेगा। मींस यही जो कैटलिस्ट है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करेगा। हैलोजिनेशन में याद रखना है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है? हैलोजिन होगा, ठीक है। क्लोरोनियम और ब्रोमोनियम आइन मींस हेलोनियम आइन, याद रखिएगा इसका जो नेम होगा ना, इसको हम बोलेंगे हेलोनियम आइन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हेलोनियम आइन। क्लोरीन होगी Cl+ तो क्लोरोनियम आइन, Br+ होगा तो ब्रोमोनियम आइन। ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं हेलोजिनेशन। दूसरी जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में हम पढ़ेंगे वो स्टूडेंट हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है वो NO2+। अब यहां भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसका नाम हमारे पास क्या है? इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आइन, नाइट्रोनियम। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आइन बोलेंगे। और स्टूडेंट नाइट्रोनियम आइन में याद रखिएगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना नाइट्रोजन पे है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होंगे और नाइट्रोजन पे मौजूद होगा पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा नाइट्रोनियम आइन हमारे पास मौजूद होगा। और यहां पे जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि एज ए कैटलिस्ट यहां पे सर्व करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। थर्ड जो हमने इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में, वो है जी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा? बेंजीन में सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा, HSO3 ग्रुप कहते हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। याद रखिएगा एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। सल्फर यहां पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगा और यहां पे भी सल्फ्यूरिक एसिड ही एज आ कैटलिस्ट यहां पे सर्व करेगा, जो रिएक्शन की हेल्प करेगा, स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। अच्छा जी, चौथी यहां पे हमारे पास जो कैटेगरी है वो है अल्काइलेशन। पांचवी भी मैं यहां पे साथ ही लिख रहा हूं, उसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अल्काइल कैटाइन, कार्बोकैटाइन, ठीक है जी। और एसाइलेशन में एसाइल कैटाइन हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इसमें हम यूज करेंगे, दोनों में हमारे पास जो रिएजेंट है वो है AlCl3 को हम यहां पे यूज करेंगे। इन दोनों में हमारे पास कैटलिस्ट यही होगा। और स्टूडेंट याद रखिएगा इन दोनों रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं, ये जो हमारे पास रिएक्शन है इनको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। याद रखिएगा ये बड़ी फेमस सी बात है। अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अल्काइलेशन में हम बेंजीन ग्रुप में, बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं और इसमें एसाइल ग्रुप ऐड करते हैं। इसमें अल्काइल बेंजीन बन जाती है जिसे हम टॉल्वीन भी कहते हैं अगर CH3 होगा। और इसमें हमारे पास एसाइल बेंजीन या एसीटोफिनोन भी बनती है। मींस ये एक कीटोनिक ग्रुप बन जाता है हमारे पास एसाइलेशन करने के बाद। तो ये बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट जो हम टाइप डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन है बेंजीन में, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। ये हमारे पास एक फर्स्ट कैटेगरी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सेकंड है जी हमारे पास एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो एडिशन रिएक्शंस में स्टूडेंट आपको मैं बता चुका हूं पहले, बेंजीन में एडिशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होंगे। तो जो एडिशन रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास, एक तो देखें जी ये बेंजीन है C6H6, इसमें एडिशन होगी 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ
निकल हम यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, प्लाडियम यूज कर सकते हैं, और साथ में इसको हमें हीट करना पड़ेगा। अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको हमें हीट करना पड़ेगा। अगर हम प्लाडियम और प्लैटिनम यूज करते हैं उस सूरत में भी हीट करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि उसमें कोई टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, अराउंड 150 हो जाएगा। अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और प्लैटिनम। लेकिन बेंजीन में चूंकि एडिशन बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हमें यहाँ पे हीट करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास C6H12 हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी हमारे पास। अच्छा, यहां पे अगर हम लाइक टोलीन ले लेते हैं, मिथाइल बेंजीन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी उसमें जो ना वो साइक्लोहेक्सेन के साथ मिथाइल अटैच हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन उसको हम बोलेंगे। इसी तरह देखें, अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास C6H6 बेंजीन है और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हेलोजन को। लाइक फर्ज करें हम क्लोरीन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है जी, सनलाइट की प्रेजेंस में हम इसको ऐड किया है, एडिशन हुई है, तो C6H6 साथ में क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं तो 6 क्लोरीन के आइटम आ गए। मींस हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हमारे पास प्रोडक्ट होगी। अच्छा, यहां पे अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि अगर हमारे पास मौजूद हो मिथाइल बेंजीन लाइक टोलीन हमारे पास मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा, हेलोजिनेशन ये भी हेलोजिनेशन है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है तो एडिशन होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन हैलाइड है, मींस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, और उसमें फिर ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी। यहां पे हमारे पास जो है ना वो एडिशन रिएक्शन है। मिथाइल बेंजीन में अगर हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की, तो ये हमारे पास क्लोरीन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो मिथाइल है ना, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन के साथ कुछ इस तरह से, CH2Cl और साथ में बनेगा HCl। टोलीन मींस मिथाइल बेंजीन से ये हमारे पास जो ना वो मिथाइलिन बेंजीन हमारे पास CH2Cl आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, यही कंपाउंड फर्दर CH2Cl इसका फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगी CHCl2 प्लस HCl। इसी कंपाउंड की फर्दर हेलोजिनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। CHCl2 की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास यहां पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट आएगी CCl3 प्लस HCl। अच्छा जी, अब इनके नेम पता होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल, आगे आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है जी। सेकंड, ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, और इसको हम बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। ठीक है, इसमें हम सुफिक्स यूज करेंगे, जैसे यहां पे बेंजल डाई यूज कर सकते हैं, 2 क्लोरीन आ गई है। बेंजो ट्राई यूज कर सकते हैं, 3 क्लोरीन आ गई, बेंजो ट्राई क्लोराइड इसको हम बोलते हैं इस कंपाउंड को। तो ये याद रखिएगा। अब देखें, चूंकि हमने बेंजीन और मिथाइल बेंजीन को डिस्कस करना रिएक्शंस में, तो इसमें देखें मैंने सिर्फ बेंजीन की बात की है सब्स्टिट्यूशन, मैंने अभी मिथाइल बेंजीन की बात नहीं की। उसकी रीजन ये है कि एक टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है ओरिएंटेशन इन बेंजीन, तो ये बातें उसमें फिर डिस्कस होनी है क्योंकि फिर वो ओरिएंटेशन का टॉपिक है। यहां पे चूंकि एक जरा डिफरेंट सा सिनेरियो था एडिशन रिएक्शन में, इसलिए मैंने मिथाइल बेंजीन को यहां पे साथ ही इसके डिस्कस कर दिया। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो रिएक्शन की नेचर कुछ इस तरह से होगी एडिशन में, और अगर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हमारे पास हो जानी है। तो एडिशन रिएक्शन में हमने हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन को डिस्कस किया। स्टूडेंट, थर्ड टाइप जो हमारे पास रिएक्शन की है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें चंद एक बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करें बेंजीन की,
तो कंबस्टन की हम बात करते हैं। बेंजीन के हमने एक मॉलिक्यूल को कंबस्ट किया इन द फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है हमारे पास के कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर और कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। CO2 और वाटर प्रोड्यूस कितना होगा और ऑक्सीजन कंज्यूम कितनी होगी। तो ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कंपाउंड में जितने कार्बन उतने CO2, कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक यहाँ पे देखें 3 ऑक्सीजन एटम वाटर में है, 12 ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड में, कलेक्टिवली 15 मींस हमारे पास 7.5 मॉलिक्यूल्स या 7.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होगी फॉर 1 मोल ऑफ बेंजीन। सेकंड जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो है जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं क्योंकि बेंजीन की ऑक्सीडेशन इतनी आसान नहीं है। बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो बेंजीन की जब हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की तो बेंजीन कन्वर्ट हुई एक कंपाउंड में जिसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैलिक एनहाइड्राइड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। मींस ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ हाइड्रोजन और एक और पोजीशन पे OH आएगा तो हमारे पास मैलिक एसिड बनेगा। मैलिक एसिड सिस फॉर्म है और इसी की जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, पता होनी चाहिए आपको। थर्ड जो हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ जाती है कैटेगरी वो है जी ओजोनोलाइसिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे पास ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है और इसकी आप ओजोनोलाइसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन तो 3 ऑक्सीजन के ओजोन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे और हमारे पास यहाँ पे 9 ओजोन मींस ऑक्सीजन के एटम ऐड हो गए। बनने वाले इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड और एंड प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सल। ये बात आपने याद रखनी है कि इसकी जो एंड प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, ग्लाइऑक्सल होगी अपॉन हाइड्रोलिसिस। अच्छा जी, ये तो ऑक्सीडेशन की बात होगी। अब हम बात करते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। मींस ये तो हमने बेंजीन को डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं मिथाइल बेंजीन की या अल्काइल बेंजीन की बात कर लेते हैं। साइड चेन ऑक्सीडेशन में देखें हमारे पास मिथाइल बेंजीन जिसको हम बोलते हैं टोलीन मौजूद है। ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक कंडीशंस, तो बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास है बेंजोइक एसिड। अच्छा, बेंजीन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा बेंजीन का किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होगा। अब ये एक डिस्टिंग्विश रिएक्शन है बिटवीन बेंजीन एंड अल्काइल बेंजीन। मींस हम बेंजीन और अल्काइल बेंजीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इनमें फर्क करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। लाइक हम बेंजीन जो टेस्ट ट्यूब मौजूद होगी उसमें हमने चेक करना है कि बेंजीन है या अल्काइल बेंजीन। बेंजीन मींस बेंजीन या टोलिन मौजूद है तो हम उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट विद एसिडिक कंडीशन ऐड करेंगे तो बेंजीन का कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन ये जो टोलिन है ये कन्वर्ट हो जाएगी बेंजोइक एसिड में। अच्छा, अब यहां पे हमने मिथाइल बेंजीन की बात की है। अगर फर्स्ट करें कार्बन चेन बढ़ जाती, लाइक इथाइल बेंजीन हमारे पास आ जाती है, प्रोडक्ट हमारे पास सेम है, लाइक बेंजोइक एसिड ही बनेगा। जो एक्स्ट्रा कार्बन इसमें लाइक 2 कार्बन टोटल है तो दूसरी कार्बन CO2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी यहां से, तो यहां पे 3 कार्बन भी होंगी तो प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने टोलिन की बात की। अगर बेंजीन रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो जिसको हम जाइलीन कहते हैं और ये हमारे पास ऑर्थोजाइलीन है, ऑर्थो पोजीशन पे मौजूद है, ऑक्सीडेशन की बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास है जी थैलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब थैलिक एसिड है, अगर ये मिथाइल मेटा पोजीशन पे हो तो इसको बोलेंगे मेटाजाइलीन, यही मिथाइल पैरा पोजीशन पे हो तो इसको बोलेंगे पैराजाइलीन। तो देखें अगर मेटाजाइलीन है तो बनने वाली जो प्रोडक्ट है थैलिक एसिड, लेकिन जिसको बोलेंगे आइसोथैलिक एसिड। अगर पैराजाइलीन है तो अगेन प्रोडक्ट थैलिक एसिड है लेकिन उसको बोलेंगे टरथैलिक एसिड। तो ये बात याद रखिएगा कि ऑर्थो, मेटा और पैराजाइलीन से जो बनने वाली प्रोडक्ट है ऑक्सीडेशन की वो डिफरेंट होंगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ओरिएंटेशन इन बेंजीन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये, इसको आपने एंड तक सुनना है। आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बेंजीन में जब सेकंड ग्रुप ऐड होगा तो बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, बेंजीन में ऐसी क्या क्या चेंजेस आएंगे जिसकी बेस पे सेकंड ग्रुप जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे ऐड हो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो अब यहां पे बात आ जाती है, जब हमने डिस्कस किया था रिएक्शंस को तो उसमें सिर्फ बेंजीन के रिएक्शंस को डिस्कस किया था। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं मिथाइल बेंजीन भी हम यहां पे कह सकते हैं कि अगर हम मिथाइल बेंजीन यूज करते हैं तो उसमें रिएक्टिविटी क्या होगी। तो डेफिनेटली देखें जब एक ग्रुप अटैच हो जाता है
और दूसरा ग्रुप आप अटैच करने की कोशिश करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन जरा आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। तो ओरिएंटेशन इन बेंजीन अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत अहम है। तो ये लास्ट टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ओरिएंटेशन इन बेंजीन। दो तरह के ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और सेकंड होंगे जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन से ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। अब ये तो मैंने नाम लिख दिए हैं, याद करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, जिसके जरिए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। तो वो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में वो ट्रिक लाजमी बताऊंगा। तो देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो आने वाले सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे भेजते हैं। अब ऑर्थो या पैरा पोजीशन क्या होगी? जिस पोजीशन पे सबसे पहला ग्रुप अटैच हो गया, जैसे कि यहां पे मिथाइल है, इसके साथ वाली पोजीशन ऑर्थो है, यहां पे ये दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाएंगी। ये पोजीशन भी मेटा, ये भी मेटा, और बिल्कुल सामने ये पैरा पोजीशन। टोटल यहां पे जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो 5 पोजीशन है, जिसमें से 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा पोजीशन है। इसलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया कि ऑन चांस बेसिस 40% ऑर्थो, 40% मेटा और 20% हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मींस आने वाले सेकंड ग्रुप को या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या फिर भेजेगा उसको मेटा पोजीशन पे। तो देखिए जी, हमारे पास मेथाइल बेंजीन या टोलीन मौजूद है और इसके हम नाइट्रेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल बेंजीन की नाइट्रेशन करें तो उसमें टेम्परेचर जरा आपको ज्यादा चाहिए होता है, लाइक 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अबाउट टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। अगर हम मिथाइल बेंजीन यूज करें तो रिएक्शन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर जो रेंज होगी, आप रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं, या अराउंड 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये हमारे पास अगर होगा तो ये रिएक्शन इजीली हो जाएगा। अच्छा जी, देखें जो NO2 ग्रुप है ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और या फिर आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो नाइट्रोटोलीन या पैरा नाइट्रोटोलीन हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट बनेगी। मींस दोनों बन सकती है, ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है, पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है। इसी तरह देखें, अगर हमारे पास OH मौजूद है तो OH यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप भी हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस केस में भी क्या होगा, अगर हम नाइट्रेशन करने जा रहे हैं और नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, चूंकि OH हाइड्रोक्सल ग्रुप एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसने आने वाले NO2 को या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेज दिया या पैरा पोजीशन पे भेज दिया। अब ऐसी क्या बात होती है, मतलब इन ग्रुप्स में ऐसी क्या बात होती है? असल में ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए हम इन ग्रुप्स को ना एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। इनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। बेंजीन ये मतलब ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। किस तरह से बढ़ा देते हैं? ये जो ग्रुप्स होते हैं ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। तो ये ग्रुप बेंजीन रिंग को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब चूंकि आने वाला ग्रुप हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, आने वाला ग्रुप एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो जगह बहुत आसान होगी जहां पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। तो जब इस NO2 प्लस को ऑर्थो और पैरा पोजीशन, मींस ये हमारे पास ऑर्थो है और ये है पैरा पोजीशन, जब इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नजर आएगा तो ये डेफिनेटली कहां जाएगा? ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा या पैरा पे। ये मेटा पोजीशन को लाइक नहीं करेगा क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा इसके लिए आसान हदफ है। ठीक है जी, किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह देखें, अगर हमारे पास 3 नाइट्रिक एसिड मौजूद हो और फिनोल में हम ऐड इसको जो ना सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनती है और इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मींस ये ऐसा एसिड है ऑर्गेनिक जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं है लेकिन ये एसिड है, इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनोल भी इसको हम कहते हैं। इसी तरह देखिए, अगर मिथाइल में 3 नाइट्रो ग्रुप हम ऐड करेंगे तो इसको हम बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन। ये भी एक सॉल्वेंट है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन हमारे पास प्रोडक्ट होगी। मींस अगर आप देखें इस मिथाइल के हिसाब से ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है।
ठीक है। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखें, जब आपने इस मिथाइल की प्रेजेंस में ये पहला ग्रुप ऐड किया ना, तो क्या होगा, जब आप इस दूसरे NO2 को ऐड करें तो आप देखें इसके अकॉर्डिंग, इस NO2 के अकॉर्डिंग ये वाली पोजीशन मेटा बनती है और इस मिथाइल के अकॉर्डिंग ये पोजीशन क्या है, पैरा। दोनों सेटिस्फाइड है। जब हम तीसरा NO2 ग्रुप ऐड करेंगे तो अगर हम इस दूसरे NO2 ग्रुप को देखें, इसके अकॉर्डिंग ये वाली पोजीशन मेटा है और मिथाइल के ग्रुप ये पोजीशन ऑर्थो बनती है। मींस अगर हम इसकी ओरिएंटेशन को देखें तो मिथाइल के अकॉर्डिंग सारे नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे हैं, और अगर हम 1 और 2 NO2 ग्रुप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो आने वाला ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे ही आ रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोक्सल है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ईथर्स आ जाती हैं, अमाइंस अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, थायोल्स आ जाते हैं और हैलोजेंस इसमें शामिल हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में। चलिए जी, बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, जिनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। डीएक्टिवेटिंग क्यों कहते हैं, ये देखिए जी, यहां मैंने एंड में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। फर्स्ट करें जी, हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, ये जो OH है यहां से रिमूव हो गया है, बेंजीन मतलब ये कार्बन जो है ना इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करेंगे। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्यों होते हैं, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं और बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, कम कर देते हैं उसकी एक्टिविटी को, जिस वजह से इनको हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो होगा क्या, जब ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कार्बन, क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इसके नतीजे में क्या होगा, इन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देखें, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा, ये ऑर्थो पोजीशन। तो देखें, जब स्टूडेंट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, चाहे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, दोनों सूरतों में जो चार्ज क्रिएट होना है वो ऑर्थो और पैरा पे है। जब कोई ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव होगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अट्रैक्ट होता है। यहां पे जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज जो क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट वो है पॉजिटिव। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो कभी भी पॉजिटिव पोजीशन पे तो नहीं जाएगा, रिपल्शन होगी, उसके पास सिर्फ यही दो पोजीशन रह जाती हैं जो कि मेटा पोजीशन कहलाती है। और अल्टीमेटली देखें, इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद फिर से बेंजीन अपने स्ट्रक्चर को गेन कर लेती है। अब देखें, अगर हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे ना तो हम कुछ इस तरह का रिंग बना देते हैं। मींस ये हाफ सर्कल का मतलब होता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मींस अगर बेंजीन में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्रिएट होगा, और अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो उनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां पे एक एग्जांपल दी है, हमारे पास नाइट्रो बेंजीन हमारे पास मौजूद है, इसमें फिर से हम नाइट्रेशन कर रहे हैं। आने वाला नाइट्रो ग्रुप जो ना वो मेटा पोजीशन, एक मेटा पोजीशन ये है, एक मेटा पोजीशन ये, दोनों पोजीशंस पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया है। तो ये सिंपल तो ओरिएंटेशन होगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, वो याद रखिएगा, जिससे आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कौन सा ग्रुप होगा जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और वो कौन सा ग्रुप होगा जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट देखें जी, आपने देखना है कि जो भी ग्रुप है, लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कार्बन मौजूद है, बेंजीन रिंग की कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है। यहां पे देखिए जी, बेंजीन रिंग की कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन का एटम अटैच है, और ऑक्सीजन के साथ कौन सा एटम अटैच है, हाइड्रोजन। अब देखिए जी, मैं अगर इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ऐसे ड्रॉ कर दूं आपके साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस तरह से। स्टूडेंट देखें, अगर बेंजीन रिंग के साथ जो एटम अटैच है उसके साथ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और बेंजीन रिंग को डोनेट कर देगा। स्टूडेंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या देखना है कि जो एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच है ना, इसके साथ कौन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है बेंजीन रिंग के साथ,
इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। हाइड्रोजन की 2.1 है, ऑक्सीजन की 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके किसको डोनेट कर देगा, बेंजीन रिंग को। सिमिलरली अगर आप CH3 मिथाइल ग्रुप को देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग के साथ अटैच है कार्बन और कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रोजन। अगेन देखें, कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो होंगे कि आपने चेक कैसे करना है कि जो भी एलिमेंट बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, अगर उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा एटम जो है, मींस जैसे हाइड्रोजन है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये ग्रुप्स कहलाएंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले केस में क्या होगा कि बेंजीन रिंग के साथ जो एटम अटैच है, जैसे कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ऑक्सीजन की 3.5। तो अगर उस एटम के साथ जो कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई ऐसा एटम अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जब इस एटम से जैसे कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर लेगा। तो स्टूडेंट, इसमें जितनी भी एग्जांपल आप देख लें उसमें ऐसे ही है। बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। एल्डिहाइड में देख लें, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। कीटोनिक ग्रुप में भी ऐसे ही होना है। अल्काइल अमाइंस में भी यही होगा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच होगी, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। तो इसका मतलब है कि जब नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। सिमिलरली नाइट्राइल ग्रुप जो होता है, जिसको हम साइनाइड ग्रुप कहते हैं, तो जब नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो कार्बन अल्टीमेटली बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देगा। तो स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है अच्छे से, और इसको बोलना नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा ट्रिक है पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और कौन कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। आपने इस बात को बार बार रिपीट करके सुनना है ताकि ये बात आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए, आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक था ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन का। इसके साथ ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये कंप्लीट टॉपिक है जो बिल्कुल हमने स्टार्ट बेंजीन की डिस्कवरी से लेके और ओरिएंटेशन तक इस लेक्चर कंप्लीट किया है। कंप्लीट लेक्चर में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, और इसी के साथ साथ जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का यूनिट था, एक बड़ा यूनिट जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का बाइस होगा। अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सके। स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।